हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हंसवाणी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आवेश तथा विद्युत का अध्ययन किया था। आपको याद होगा तो विद्युत क्या थी, थोड़ा सा हम पिछले वीडियो का रिवीजन कर लें। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पिछला वीडियो देखें, इसके बाद हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे। अगर हम आपसे बात करें कि विद्युत क्या है, तो आपको हमने बताया था कि भैया जो विद्युत है वो किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। मतलब किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत होती है तो वह अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। और यह विद्युत बनती किससे है? आवेश के कारण। कब किसी पदार्थ पर विद्युत होती है? जब उस पदार्थ पर आवेश होता है। अगर पदार्थ पर आवेश है तो विद्युत होगी। अब अगर हम बात करें कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था, तो हमने इसके लिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी पढ़ा था। और उसमें हमने यह देखा था कि मान लो अगर हमारे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब भी उस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश के हमने उस पिछले वीडियो में दो प्रकार भी पढ़े थे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि मान हमारे पास जो पदार्थ है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वह दान कर देता है तो उस पदार्थ पर धनावेश आता था। ऋणावेश कब आता था? मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है और वह पदार्थ अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर उस पर ऋणावेश आता था। अब हमें इसके आगे अध्ययन यह करना है कि भाई जो विद्युत है, जो आवेश है, वो कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की तीन विधियां होती हैं और आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझना है। आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? अपने पास तीन विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि जो होती है घर्षण विधि। आप किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो घर्षण के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सी विधि बेटा? एक होती है घर्षण विधि, दूसरी कौन सी होती है? प्रेरण विधि। कौन सी विधि? प्रेरण विधि। और एक होती है कौन सी? चालन विधि। मतलब हम वस्तु पर, हम पदार्थों पर आवेश को तीन तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो घर्षण विधि के द्वारा, दूसरा प्रेरण विधि के द्वारा, तीसरा चालन विधि के द्वारा। हम तीनों विधियों को समझेंगे कि ये होती कैसे है। जैसे हम बात करें घर्षण विधि की, सबसे पहले हम बात करें किसकी? घर्षण विधि की। तो बेटा घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न करने के लिए दोनों पदार्थों का कुचालक होना आवश्यक है। अगर दोनों के दोनों पदार्थ कुचालक हैं तो हम घर्षण विधि के द्वारा आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। और याद होगा तो हमने सीखा था कि जैसे कांच और रेशम को रगड़ना। अब कांच क्या है? कुचालक होता है। भाई कांच में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। रेशम क्या है? कुचालक है, उसमें भी कभी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो घर्षण विधि के द्वारा अगर हमें किसको उत्पन्न करना है? आवेश को, तो वह दोनों पदार्थ जिनका हम घर्षण करा रहे हैं वो कुचालक होने चाहिए। क्लियर? अब बात करें हम किसकी? प्रेरण विधि की। प्रेरण विधि के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है? प्रेरण का मतलब ही क्या होता है? दूसरे से प्रभावित हो जाना। भाई आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं मतलब प्रेरित हो रहे हैं, और प्रेरित मतलब प्रेरण। यह कैसे उत्पन्न होगा? इसको उत्पन्न करने का तरीका समझे यहां पे। जैसे मान लो हमारे पास एक पदार्थ है, यह हमने किसी भी चीज की छड़ ले ली। अब यह छड़ जो है वो धनावेशित है। यह छड़ कैसी है? धनावेशित, मतलब इस पर धनावेश है। और किसी भी आवेशित छड़ को, आवेशित पदार्थ को
अगर हम किसी अनावेशित पदार्थ के पास में ले जाए, अनावेशित का मतलब क्या होता है कि भाई इस पर कोई आवेश नहीं है, ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। अब हम क्या करें कि किसी भी आवेशित क्षण को किसी अनावेशित क्षण के पास ले जाएं। हमें इन दोनों का संपर्क नहीं कराना, मात्र हमें इसके पास लेके जाना है। और अगर ये अनावेशित क्षण के पास ये आवेशित क्षण जाती है और इस अनावेशित क्षण पर एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत का मतलब यह होता है कि अगर ये धनावेश है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और अगर मान लो ये ऋणावेशित होती, मान लो अगर ये ऋणावेशित होगी तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से अनावेशित पर आवेश उत्पन्न जो हो रहा है वो किस विधि का उदाहरण है? प्रेरण विधि का। हमने आपसे क्या बोला है, एक बार अच्छे से फिर समझें कि भाई आपके पास कोई आवेशित क्षण है, मान लो हमने फिर से बोला कि इस पर धनावेशित है। ये कैसी क्षण है? आवेशित। और बेटा इस आवेशित क्षण को किसके पास ले जाओ? अनावेशित क्षण के पास में। ये आवेशित क्षण थी और इस आवेशित क्षण को आप किसके पास में लेके गए? अनावेशित क्षण के। तो इस आवेशित क्षण के कारण इस अनावेशित क्षण पर एक विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए। विपरीत का मतलब हमने आपको बताया है कि अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाए? नेगेटिव। और अगर इस पर नेगेटिव होता तो इस पर कौन सा आवेश आ जाए? पॉजिटिव। इस प्रकार से उत्पन्न आवेश को हम प्रेरण विधि द्वारा उत्पन्न आवेश मानते हैं। और बेटा इस विधि का जो उपयोग है वो हम चैप्टर 2 में करने वाले हैं जब हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे। तो इसलिए इस विधि को आप थोड़ा अच्छे से याद रखना है कि हमेशा प्रेरण विधि में जो आवेश उत्पन्न होता है वो सदैव विपरीत प्रकृति का होता है। या ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि प्रेरण विधि के द्वारा उत्पन्न आवेश किस प्रकृति का होता है, तो सदैव विपरीत। पॉजिटिव पास ले जाओगे तो अनावेशित पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पास में ले जाओगे तो अनावेशित पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भैया पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा। तीसरी अगर हम बात करें चालन विधि की, किसकी बात करें? चालन विधि। तो चालन विधि के द्वारा आवेशित कैसे आता है? नाम से ही समझ में, चालन मतलब चलना। भाई एक आवेशित क्षण लो, आप कोई भी आवेश दे दो इस पर, जैसे हमने इस पर पॉजिटिव दे दिया। इस आवेशित क्षण को एक अनावेशित क्षण से संपर्क करा दो। क्या करना है इसमें? संपर्क कराना, टच करा देना उससे। और जब ये आवेशित क्षण अनावेशित क्षण से संपर्क में जाएगी तो ये अपना कुछ आवेश इसको दे देगी। तो इस प्रकार से जो इस अनावेशित पर आवेश आएगा, इस पर अगर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, अगर इस पर नेगेटिव होता तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से इस अनावेशित क्षण पर उत्पन्न हुए आवेश की जो विधि होगी वो कौन सी विधि होगी? चालन विधि। बात समझ में आ रही है? एक एक बात को आपको सुनना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगर हम बात करें कि चालन विधि में जो आवेश होता है वो सदैव समान प्रकृति का होता है। अगर पॉजिटिव को अनावेशित से संपर्क कराओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव को अनावेशित से संपर्क कराओगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब चालन विधि के द्वारा उत्पन्न आवेश होता है समान प्रकृति का। प्रकृति मतलब समान तरीके का, समझ लो। और प्रेरण विधि द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो सदैव किस पर हो, किस तरीके से? विपरीत प्रकृति का। अब इन दोनों विधियों में एक अंतर है, आप अगर इसमें देखना तो इसमें भी एक वस्तु पहले से आवेशित होती है, दूसरी क्या होती थी? अनावेशित। इसमें भी एक पहले से आवेशित थी, दूसरी क्या थी? अनावेशित। लेकिन इसमें दोनों की दोनों क्या होती हैं? पहले अनावेशित, फिर हम उनको घर्षण कराते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो किसी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो घर्षण विधि में दोनों की दोनों कैसी होती हैं? अनावेशित।
और दोनों पर एक विपरीत प्रकृति का, एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर नेगेटिव आएगा और समान आएगा। मतलब इस पे अगर 5 कूलाम पॉजिटिव है तो इस पे 5 कूलाम दूसरे वाले पर नेगेटिव होने वाला है। तो ये होती हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियां। अब अगर हम बात करें तो आवेश के अंदर जो मूल गुण होते हैं, मूल मतलब जो किसी भी चीज में पहले से ही है, तो आवेश के अंदर या आवेश के जो मूल गुण होते हैं वो 3 होते हैं। आवेश में हमने आपसे क्या बोला, 3 प्रकार के मूल गुण होते हैं, जिसमें से पहला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब आवेश का संरक्षण होता रहता है सदैव, भी समझते हैं अपन तीनों क्या होते हैं। दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, और इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण बोर्ड एग्जाम के हिसाब से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तीसरा आवेश की योज्यता, ठीक है, चलो आवेश की योज्यता। तो आवेश के कितने मूल गुण होते हैं? 3, आवेश का संरक्षण, आवेश क्वांटीकरण और आवेश की योज्यता। क्या होता है आवेश संरक्षण? 11th में आपको याद होगा तो 11th में हमने एक नियम पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण। जिस प्रकार से हमने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा था, अगर आप 11th का अध्ययन करके आए तो आपको आवेश संरक्षण भी लगभग वैसे ही बनने वाला है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपने पढ़ा था 11th में कि किसी भी निकाय में ना तो आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही ऊर्जा को क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। मात्र आप ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। तो आवेश संरक्षण क्या है? आवेश का संरक्षण क्या है इसको समझते हैं। समझे बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। पहले आप डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद अपन इसको समझते हैं। हमने आपको क्या बोला है आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कि किसी भी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब समझो बेटा, पृथक्कृत का मतलब क्या होता है? पृथक्कृत निकाय का मतलब होता है कि मान लो हम जिस भी निकाय मतलब जितनी एरिया पर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वह जो है वो बाह्य वातावरण से मुक्त होना चाहिए। वहां से कोई चीज ना तो बाहर जानी चाहिए और ना ही वहां पर कोई चीज अंदर आनी चाहिए। जैसे मान लो हम इन 2 पेनों पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहां इन दोनों पर ही कार्य होना चाहिए,
ना बाहर से इस पर कोई कार्य हो और ना बाहर की कोई ऊर्जा इस पर आए। ऐसे निकाय को हम बोलते हैं पृथक्कृत निकाय। अब अगर हमने आपसे बोला कि किसी भी पृथक्कृत निकाय पर ना तो आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, नष्ट। अब आपके दिमाग में जाएगी सर आपने तो इसके पहले बताया था कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब तो आवेश दो प्रकार के बने, एक धनावेश और एक क्या, ऋणावेश। आप यहां क्या बोल रहे हो कि ना तो आप आवेश उत्पन्न कर सकते हो ना आप आवेश नष्ट कर सकते हो, तो फिर ये कैसी बात हुई? देखो बेटा कैसे, हमारा कहने का मतलब है क्या, मान लो आपके पास दो पदार्थ हैं, बहुत अच्छे से बात समझना। मान लो आपके पास दो चीजें हैं, इस पर मान लो 5 कूलाम आवेश है। सी से बताया था कूलाम को, सी से पदार्थ, इस पर कितने कूलाम आवेश है, 5 कूलाम। और मान लो इस पर -5 कूलाम, मतलब 5 कूलाम आवेश इस पर है। अब ये हो गया एक पृथक्कृत निकाय। पृथक्कृत का मतलब इसको हमने बाह्य वातावरण से टोटल मुक्त रखा है, ना यहां पर बाहर से कोई कार्य हो रहा है ना यहां की ऊर्जा बाहर जाने वाली है। जो भी काम है वो इन दोनों के बीच में है। अब एक बात बताओ, आपके पास 5 कूलाम पॉजिटिव है, आपके पास 5 कूलाम नेगेटिव है, दोनों को जोड़ के देखो वैल्यू क्या आने वाली है, 0। क्या आने वाली है, 0। 0 का मतलब ही क्या है, आवेश उत्पन्न हुआ क्या? 0 मतलब कुछ नहीं। अब अगर हम इन पे एक्सपेरिमेंट करें, मान लो ये अपने 2 कूलाम आवेश को यहां दे देता है इसको, जब ये 5 में से 2 कूलाम आवेश यहां चला गया तो इसके पास कितने कूलाम आवेश बचा, 3 कूलाम, 2 तो चला गया। अब 2 इसमें जब ऐड होगा तो आपको बताओ -5 में +2 करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 3 कूलाम आएगा ना भाई। -5 थे, आपके पास 2 और आ गए प्लस के, तो आपके पास -3 कूलाम बचा। अब अगर हम इन दोनों को बाद में भी ऐड करके चेक करें तो +3 -3 अभी भी तो क्या आ रही वैल्यू, 0 ही तो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना कुल आवेश पहले था उतना ही कुल आवेश क्या था बाद। पदार्थों पर जरूर आवेश चेंज हो गया भाई, यहां पहले 5 था तो यहां पर 3 बचा, यहां पर -5 था तो -3 बचा, लेकिन उस निकाय पर उन दोनों के युग्मों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। इसका मतलब है आवेश संरक्षित रहता है। आवेश निकाय पर ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर तो उत्पन्न हो सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन पूरे निकाय पर ना उत्पन्न होगा और ना ही क्या होने वाला है, नष्ट, क्योंकि जितनी वैल्यू शुरुआत में थी उतनी वैल्यू लास्ट में होने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें तो आपको हमने कांच रेशम वाला भी एक उदाहरण दिया था, उससे समझ सकते हैं आप कैसे। जैसे मान लो हमने आपसे क्या बोला कि कांच की छड़ है। अब इस कांच की छड़ पर, ये किसकी छड़ है, कांच की छड़, और आपने इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। एक बात बताइए आप हमें कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था तो उस टाइम पर हमने सीखा था कि कांच पर आया था पॉजिटिव चार्ज और इस पर आया था क्या, नेगेटिव चार्ज। अभी अगर अपन छोड़ दें, यहां देखें आप, अभी कांच की छड़ रेशम के कपड़े को लिया तो इनका कुल नेट जो आवेश है वो अभी क्या है, 0। ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, 0 है। क्या यहां भी शुरुआत में कोई आवेश है, नहीं है। अब कराओ आप इसको घर्षण। मान लो आपने इन दोनों को घर्षण करा दिया, घर्षण कराने के बाद कांच जो है वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है तो इस पर आ जाता था पॉजिटिव। अब भाई जितने इलेक्ट्रॉन इसने दान किए कांच ने, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए, रेशम ने।
अलग से तो कोई इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं है, और ये उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब एक पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया, तो कुल आवेश तो जीरो ही होने वाला है। भाई घर में दो लोग हैं, एक ने उतना ही कमाया और उसके दूसरे भाई ने उतना ही गंवा दिया, खर्च कर दिया, तो घर में क्या बचा, डबला, मतलब शून्य बचा कि नहीं। तो ऐसे यहां है भैया कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है निकाय पर, कोई पृथककृत निकाय जिस पर बाहर से कोई कार्य ना हो, उन्हीं दोनों पर बस कार्य हो। तो एक पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे पर ठीक उतना ही नेगेटिव आएगा, इसलिए आवेश हमेशा संरक्षित रहने वाला है। यह आवेश का पहला मूल गुण है। और आपको यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आशा करते हैं आपको यहां तक की बात ठीक तरीके से समझ में आई होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो आवेश का, आपको भैया ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उदाहरण आप यही बोलना है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराते हैं तो कांच की छड़ पर जितना धनावेशित आता है, रेशम का कपड़ा ठीक उतना ही ऋणावेशित हो जाता है, इसलिए वहां पर कुल आवेश सदैव शून्य बना रहता है। ठीक है बेटा, ये हो गया किसका, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ठीक से यहां पर लिखावट समझ में नहीं आए तो आप थोड़ी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आवेश का दूसरा मूल गुण पढ़ें तो आवेश का दूसरा मूल गुण होता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटमीकरण क्वांटिटीकरण बात एक ही होती है। तो यहां देखें आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो बेटा जो पदार्थों पर, एक मिनट,